डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स को केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने ग्राफ पढ़े होंगे। अब उससे रिलेवेंट यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको करने आते हैं तो फिर इस वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं होगा। हाँ, अगर आपसे नहीं हो रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इसमें हम बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अपने पास हेडिंग बनाएं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली जो बेसिक चीज है वो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या कि एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों। एट इक्विलिब्रियम सुन ले बच्चों, क्या होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या होता है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये मुकम्मल अगर ये बात होगी तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये बात होगी। दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट concentration of each reactant and each product become constant। बस ये दो बातें हो गई। यहीं से हम ग्राफ सारे बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास है दो रिएक्टेंट ए प्लस बी। अब जाहिर है फॉर एग्जांपल 2 मोल इसके हैं और 2 मोल इसके। बच्चों शुरू में सिर्फ ये दो ही रिएक्टेंट रहेंगे, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ और सिर्फ शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और ये बनाएंगे सी और डी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, शुरू में सी और डी कितने होंगे, 0 0 होंगे। तो शुरू में तो ये बनेगा ही नहीं ना। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम जाहिर है 2 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड सिर्फ होगा। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, शुरू में तो सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। मतलब ए बी के साथ मिलकर सी और डी शुरू में बनाएंगे। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, जो आपके पास ए और बी हैं ये मिलके कुछ ना कुछ सी और डी बना देंगे। फॉर एग्जांपल 1 मोल इसके बन गए, 1 मोल इसके बन गए। अब बच्चों जब सी और डी बन चुके हैं, अब सी और डी दोबारा रिएक्ट करके ए और बी बना सकते हैं। मतलब क्या होगा, मतलब ये रिएक्शन अब बैकवर्ड भी चला जाएगा। तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेट का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कुछ टाइम के बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बन जाएंगे, तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके कौन सा दोबारा ए और बी बनाएंगे। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर होंगे उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ये बात तो हमने पहले की हुई है। अब हमारे पास दो किस्म के ग्राफ बनेंगे। एक बच्चे बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, जरा तवज्जो फरमाना है बच्चों, आप लोगों ने गौर से देखना है। यहां पे ना मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल आता है बच्चों एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, मैं ना यहां पे क्या करता हूं, वाई एक्सिस पे ले लेता हूं रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं टाइम। ठीक है बच्चों, क्या ले लेता हूं, टाइम ले लेता हूं। एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेता हूं। अब क्या होगा, शुरू में आप देखें तो रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब शुरू में सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब ये आपके पास रिएक्टेंट स्विचों में मैक्सिमम है और प्रोडक्ट 0 है। ये प्रोडक्ट 0 है, रिएक्टेंट मैक्सिमम में, सारे रिएक्टेंट ही तो है। यहां पे होगा क्या कि टाइम के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टार्ट होगा। रेट ऑफ शुरू में कौन सा रेट होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रेट होगा। अब जैसे ही टाइम गुजरेगा कुछ ना कुछ ये बन जाएंगे और दोबारा रिएक्ट करके ये बैकवर्ड, तो थोड़ा थोड़ा बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और एक पॉइंट आएगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड, दिस इज योर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस इज योर रेट ऑफ बैकवर्ड। तो एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएगी। इस पॉइंट पे देखो दोनों बराबर है, दोनों का रेट बराबर है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे तो इसके बाद इन दोनों का रेट बराबर ही रहेगा। एंड ये पॉइंट बच्चों जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर है, इस पॉइंट का नाम होता है बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या नाम होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये देखो ना, ये रिएक्टेंट है मैक्सिमम है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन आएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनेंगे, फिर बैकवर्ड रिएक्शन आएगा। एक वक्त आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। दूसरी तरह का हमारे पास बच्चों कौन सा ग्राफ बनता है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब मैंने इक्वल नहीं कहा, यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्वल नहीं होती। कांस्टेंट इक्वल हो भी सकती है, समझो इस पॉइंट को बच्चों। यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 40 ग्राम बने और ये हमारे पास 20 ग्राम बने, ठीक हो गया। अब देखें इनकी मिकदार बराबर नहीं है पर इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम के बाद फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए 5 मोल बने, मतलब 5 मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। तो प्रोडक्ट के 5 मोल दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए। भाई 5 मोल इस केस में कन्वर्ट हुए, 5 दोबारा इसमें कन्वर्ट हो गए। तो अब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखिए 5 मोल इसके प्रोडक्ट में गए तो इसके दोबारा से 5 मोल रिएक्टेंट में आ गए, तो मतलब ये काम चलता रहेगा। तो कंसंट्रेशन इसकी 40 ग्राम, इसकी 20 ग्राम रहेगी, तब तक रहेगी जब तक एक्सटर्नल चेंज ना करें। समझ आ गई? ये बात नहीं आई? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। अब इक्वल भी इक्वल कैसे होगी? फॉर एग्जांपल देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल दोनों बन गए। फॉर एग्जांपल ये भी 20 ग्राम और इसकी मिकदार भी 20 ग्राम है इक्विलिब्रियम पे। तो अब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल इसके 2 मोल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, तो इसके भी 2 मोल दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएंगे। तो अब देखिए मिकदार इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद 20-20 ही रहेगी, इधर मिकदार 40-20 ही रहेगी। इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद जितना फॉरवर्ड का रेट उतना बैकवर्ड करेगा। ये 5 मोल बना रहा है, ये 5 मोल दोबारा ये बनाएगा, ये 5 मोल ये बना रहा है, 5 मोल दोबारा 2 ये बनाएगा। समझ आ गई बात? और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर है, फिर फॉर एग्जांपल 2 मोल ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, 2 मोल प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो इनकी मिकदार हमेशा 20-20 ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल चेंज ना लाई जाए। अब बच्चों इसके ग्राफ कैसे बनेंगे वो आपके सामने यहां पे देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ देखें, यहां पे लिख देता हूं बच्चों कंसंट्रेशन और यहां पे रख देता हूं टाइम। अब बच्चों शुरू में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो जीरो है। तो क्या होगा? रिएक्टेंट की मिकदार टाइम के साथ साथ कम होगी, अब प्रोडक्ट की मिकदार टाइम के साथ साथ थोड़ी ज्यादा होगी। समझे ना? देखें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो शुरू में तो सारे रिएक्टेंट ही पड़े हुए ना, प्रोडक्ट बने ही नहीं है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे बच्चों? ठीक है, शुरू में रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट आपने बनाए तो शुरू में तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं थे, सिर्फ सिर्फ रिएक्टेंट पड़े पड़े, तो ये मैक्सिमम हो गए रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? जीरो है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो शुरू में प्रोडक्ट जीरो है, जैसे ही टाइम गुजरेगा थोड़े थोड़े रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट में गए, थोड़े थोड़े बना रहे हैं प्रोडक्ट। समझ आ गई या नहीं आई? अब एक पॉइंट आएगा कि जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार कांस्टेंट हो जाएगी बच्चों। यहां पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। बच्चे सवाल करते हैं क्यों सर? क्योंकि इस पॉइंट के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदार है वो चेंज नहीं होगी सारी जिंदगी। ये इधर रहेगा, ये इस लाइन में ही रहेगा, ये चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, चेंज नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट ही रहने वाला है बच्चों। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। सही हो गया? अब दूसरा ग्राफ इसका कैसे बनेगा? कंसंट्रेशन और यहां पे ले लेता हूं टाइम। ग्राफ तो वो बन गया ना जहां पे, अब इस ग्राफ में आप जरा गौर से देखें ना, मुझे पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की किसकी मिकदार ज्यादा है। देखिए रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, तो इस केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है बच्चों, ये आपसे एमसीक्यूज होता है कि ये आपको ग्राफ बना के एमसीक्यूज में दे देगा और पूछेगा कि इस ग्राफ में रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है कि प्रोडक्ट की ज्यादा है, ये आपको देगा। रिएक्टेंट ग्रेटर देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, नन ऑफ दीस, तो रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। ये आप देख सकते हैं, रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, तो रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। ग्राफ भी बाजू का एमसीक्यूज में वो दे देता है। दूसरा ग्राफ देखें, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, दूसरे वाला। अब ये भी पॉसिबल है कि रिएक्टेंट शुरू में जा रहे रिएक्टेंट इधर होंगे, मैक्सिमम है ना रिएक्टेंट, समझ रहे हो बच्चों, ये आपके रिएक्टेंट क्या है, मैक्सिमम है, और प्रोडक्ट क्या, जीरो है। तो रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता, रिएक्टेंट शुरू में सारे रिएक्टेंट ही, प्रोडक्ट है ही नहीं, तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे। तो शुरू में क्या होगा, थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे भाई, थोड़े से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, तो थोड़े से प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएंगे और रिएक्टेंट थोड़े से कम हो जाएंगे, मिकदार उनकी थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ा और टाइम गुजरेगा तो प्रोडक्ट और कम, रिएक्टेंट और कम, प्रोडक्ट और ज्यादा, रिएक्टेंट और कम, प्रोडक्ट और ज्यादा, और एक वक्त आएगा जब दोनों की मिकदार बराबर हो जाएगी बच्चों, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट इक्विलिब्रियम। जहां पे दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर हो जाए, रफ्तार तो बराबर होगी तभी तो इक्विलिब्रियम है ना बच्चों, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को परफेक्ट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सही हो गया, दिस इक्विलिब्रियम इज द परफेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बराबर है। देखें, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बच्चों क्या है, बराबर है। देखें जितने रिएक्टेंट हैं यहाँ पे, देखें जितने रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन पाए, तो एक के बाद तो ये चेंज नहीं होंगे, तो बिल्कुल सेम रहेंगे, कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इक्वल इक्वल कांस्टेंट, हर इक्वल कांस्टेंट हो सकता है, इक्वल कांस्टेंट हो सकता है, पर कांस्टेंट इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे देखें, रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट कम, तो ये कांस्टेंट तो है क्योंकि चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, पर इक्वल नहीं है। यहाँ पे जरा देखिए, ये इक्वल है और कांस्टेंट भी है क्योंकि चेंज तो नहीं हो रहा है ना टाइम के साथ, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे अच्छा, वो पॉइंट जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर हो रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्वी पॉइंट, इक्वी पॉइंट, मतलब यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं ना दोनों की मिकदार, दिस इज कॉल्ड इक्वी पॉइंट, इक्वी पॉइंट। ठीक है बच्चों, इक्वी पॉइंट, बराबर हो रहे हैं ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो आपका ये एमसीक्यूज होता है कि इस ग्राफ में ये ग्राफ बनाएगा, ये बनाएगा और एक और बनाएगा, पूछेगा इनमें इक्वी पॉइंट किस में आएगा, इसमें, जहां पे कंसंट्रेशन दोनों की बराबर होती है। तीसरा ग्राफ बच्चों किस तरह का बन सकता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। यहां पे हम ले लेंगे कंसंट्रेशन और यहां पे हम लेंगे टाइम। अब होगा क्या बच्चों, होगा कुछ इस तरह से, वही बात होगी भाई, शुरू में सारे के सारे रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, इधर प्रोडक्ट तो है ही नहीं, प्रोडक्ट होंगे तो भाई आगे रिएक्शन चलेगा ना, मतलब प्रोडक्ट अभी बने नहीं, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो कुछ टाइम के बाद ये रिएक्टेंट थोड़े से क्या बना लेंगे, आगे प्रोडक्ट बना लेंगे भाई, प्रोडक्ट बन गए, ठीक हो गया। तो मतलब रिएक्टेंट थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट थोड़े थोड़े बन रहे हैं, पहले थोड़े से बनेंगे, फिर थोड़े और ज्यादा बनेंगे, फिर थोड़े और ज्यादा बनेंगे, देखो साथ साथ प्रोडक्ट बन रहे हैं, साथ साथ रिएक्टेंट बन रहे हैं। समझ आ रही है बच्चों। अब यहाँ पे जरा गौर से देखो, इस ग्राफ को जरा गौर से बच्चों देखो, इसको जरा गौर से अंडरस्टैंड करो। इस ग्राफ के अंदर आप देखो तो ये पॉइंट था जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर हो गई थी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्वी पॉइंट, एक्वी पॉइंट। अब एक्वी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रुका नहीं है बल्कि और प्रोडक्ट बनाए, दिस इज यूर, ये इसमें कंफ्यूज नहीं करना बच्चों, ये लग है, तो दिस इज यूर प्रोडक्ट एंड दिस इज यूर रिएक्टेंट। तो देखें रिएक्टेंट की मिकदार कम हो गई, रिएक्टेंट ये आ गया, दिस इज यूर रिएक्टेंट एंड हियर दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इस केस में मुझे पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी मिकदार ज्यादा है, तो आप कहेंगे प्रोडक्ट ऊपर है भाई, रिएक्टेंट नीचे है, तो प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा हो गई किससे बच्चों, रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा हो गई किससे बच्चों, रिएक्टेंट से। जब प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा हो गई, रिएक्टेंट की कम हो गई, तो दिस पॉइंट बच्चों, दिस पॉइंट जहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा, इस पॉइंट के बाद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमेशा इसी तरह चलते रहेंगे, मतलब इनकी मिकदार इसके बाद टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ऐसे ही चलती रहेगी। इसका मतलब इसकी मिकदार क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट।
इस पॉइंट में आपने दो चीजें देखनी है, इसमें आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्वी पॉइंट भी मिलेगा और इसमें प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट होंगे। तो बच्चों अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेके आ जाते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम। इनमें से ये जो ग्राफ बनाया है ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चे? आप पहले खुद ट्राई कर लें, इसके लिए कौन सा सही आंसर बनेगा। शाबाश, और आप ट्राई करें। तो आप कहेंगे सर शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब बी और सी दोनों रिएक्टेंट होंगे क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन स्टार्ट में क्या है, मैक्सिमम। और ए क्या है सर, प्रोडक्ट है, तो इसकी कंसंट्रेशन स्टार्ट में क्या होगी, जीरो। तो ये बच्चों आपके पास दोनों के दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो इसके लिए फिर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसके लिए लिख सकते हैं कि सी और बी दोनों रिएक्टेंट साइड पे जाएंगे। तो देखो रिएक्टेंट साइड पे सी बी, सी किधर है, बी और सी रिएक्टेंट साइड पे, और ए के साथ प्रोडक्ट में। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब ए में क्या गड़बड़ है, ए में ये गड़बड़ है भाई कि ए और बी को उसने रिएक्टेंट दिखाया, हालांकि ए क्या है, प्रोडक्ट है, क्योंकि शुरू में इसकी मिकदार जीरो है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। होप आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि शुरू में इनकी मिकदार क्या है, मैक्सिमम है। तो जिनकी मिकदार मैक्सिमम होती है वो क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट होते हैं, और जिसकी जीरो होती है शुरू में वो प्रोडक्ट। तो यहां से हमें पता लग गया ए प्रोडक्ट होगा और बी और सी रिएक्टेंट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बच्चों, सी। चलें दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपका फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चे यहाँ पे जरा स्पेशल आप लोग गौर से देखें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एमडी कैट का, गौर से देख लें बच्चों। यहाँ पे हमारे पास हमें पता है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, वो क्या, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल 100% इक्वल होनी चाहिए। अब जरा ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ को बच्चों देखो, तो ये जो आपके पास है, आपको पता है प्रोडक्ट की मिकदार शुरू में जीरो है, रिएक्टेंट की मैक्सिमम है, तो ये आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड गया, ये रेट ऑफ बैकवर्ड गया। तो इसमें आप देखें ये रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और ये क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इसमें जरा गौर से देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है इसकी मिकदार कम हो गई, इक्वल हुए थे, पर फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ गया, रुका नहीं। यहाँ पे देखें जरा गौर से बच्चों, तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम है। समझ आ रही है ना, ये देखिए ये आपके पास ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा हो गया। सही हो गया बच्चों। अब इस ग्राफ के अंदर क्या मसला है, इस ग्राफ में ये देखें तो हमारे पास ये रिएक्टेंट हो गया, मतलब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया रेट, मतलब इस पॉइंट के बाद रेट कांस्टेंट हो गया, पर बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड ये जा रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड ये, तो इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड कम है। अब जरा ए की तरफ जाओ बच्चों, तो ए में देखो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया, ये रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया। तो इस पॉइंट को जरा गौर से देखो, दोनों एक लाइन पे आके मिल रहे हैं, दोनों का रेट एक हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड लेकिन बिल्कुल दोनों बराबर है, दोनों का एक ही पॉइंट है। यहाँ पे दोनों के दो पॉइंट थे, यहाँ पे भी दोनों के दो पॉइंट थे, यहाँ दोनों का एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, तो दोनों का रेट क्या हो रहा है, इक्वल। इधर दोनों का रेट इक्वल नहीं है, इक्वल होने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हो गया था और बैकवर्ड ज्यादा हो गया था। समझ आ गई। और इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड कम है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सही है। चलें बच्चे इस क्वेश्चन को आपने खुद अटेम्प्ट करना है, जरा ट्राई करें इसको। शाबाश, इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करें। चले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं, ये आपने खुद जरा अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जरा गौर से देखें तो ये कौन सा, मैंने आपको पढ़ाया है, ये कौन सा ग्राफ था, ये ग्राफ था बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ था। ये वाले सारे ग्राफ, और सारे मतलब ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा था। ये वाले कौन से ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में मैंने आपको क्या बताया भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार कांस्टेंट होनी चाहिए। ये आपके पास रिएक्टेंट आ गए भाई शुरू में मैक्सिमम, ये प्रोडक्ट आ गए शुरू में जीरो, तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे इक्वल हो गए। फिर देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार क्या हो रही है भाई, कांस्टेंट हो रही है। इस पॉइंट के बाद हमेशा ये लाइन ऐसे ही चलती रहेगी, आगे ऊपर नीचे नहीं जाएगी, मतलब कांस्टेंट लाइन जा रही है। समझ आ गई। इस पॉइंट के बाद ये लाइन कांस्टेंट होती जा रही है, इसका मतलब ये बात तो ठीक है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही होनी चाहिए। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, तो इस पॉइंट के बाद इसमें रिएक्टेंट क्या आ गए, प्रोडक्ट आ गए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार क्या हो गई है, बराबर हो गई है। और दूसरी बात कांस्टेंट भी तो है ना, देखिए मतलब ये इसी तरह एक ही लाइन लेकर जा रही है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही लाइन पे, मतलब दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही चेंज तो नहीं हुआ है। इसको देखो, इसमें बच्चों क्या है, ये रिएक्टेंट आ गए, ये प्रोडक्ट आ गए, तो इसमें भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों एक ही लाइन में है दोनों, मतलब ये भी क्या है, कांस्टेंट है। फिर से देखें बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसके लिए हमें पता है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट। देखिए ये लाइन बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रहेगी, ऊपर नीचे नहीं, मतलब कांस्टेंट ही रहेगी, तो कांस्टेंट ही तो होना शर्त है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक ही लाइन में जा रहे हैं, मतलब इक्वल है, पर कांस्टेंट भी तो है, चेंज तो नहीं हुई ना, ऊपर नीचे नहीं है, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कांस्टेंट होना शर्त था, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा, सारे ग्राफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की, ठीक है। पर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का सिर्फ और सिर्फ ये ठीक हो गया, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इक्वल होना शर्त है, कांस्टेंट होना शर्त नहीं है। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। देखें जरा, यहाँ पे कहता है कि जब NO को O2 के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास NO बन गया। वो ये कहता है कि the Bow reaction is carried out in open enclosed vessel in lab 1 and lab 2 respectively.
केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी स्टडीड इन लैब 1 लैब 2 बोथ एंड बी नन। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, जरा सोचो, जरा इसका आंसर खुद निकालने की कोशिश करो बच्चों। कॉन्सेप्ट लगाओ केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की हमें पता है कि क्या शर्त होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ क्लोज वेसल में मिलता है। तो वो कहता है कि एक ओपन वेसल है, क्लोज वेसल है, और लैब 1 एंड लैब 2, लैब 1 किसको शो कर रही है बच्चों, ओपन कंटेनर वाली लैब है, यहाँ पे एक ओपन कंटेनर है, ओपन वेसल है, और लैब 2 में क्लोज्ड वेसल है। तो वो ये कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम लैब 1 में मिलेगा, लैब 2 में। तो आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम कहां पे मिलता है, जहां पे क्लोज्ड वेसल हो। तो इसका मतलब क्लोज वेसल किस में है, लैब 2 में। तो लैब 2 के अंदर ही केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। आज इसी को, इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम मजीद आगे ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन के ऊपर, इंशाल्लाह, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन की। बच्चों मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज।